गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर की लास्ट हेडिंग पढ़े। आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 गॉसेस थ्योरम। ये भी चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। गॉसेस थ्योरम चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझें एक वर्ड, एरिया वेक्टर। देखिए, आप फर्स्ट ईयर में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़े हो। उसमें जनरल तौर पे ये बताया जाता है कि वे क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उनको वेक्टर कहते हैं। और वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो, उन्हें स्केलर कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है एरिया, कि एरिया वेक्टर है या स्केलर है। तो यहाँ हम बता दें, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एरिया है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फिजिक्स में इसे वेक्टर जैसा ट्रीट करना उचित होगा। वेक्टर जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, किया जाता भी है। तो जब एरिया को हम वेक्टर ट्रीट करेंगे तो उसे एरिया वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके विषय में आप 2 लाइन लिख सकते हो कि एरिया इज जनरली ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया is generally a scalar quantity, but in some problems of physics it treated as vector quantity। तो हमने आपको अभी बताया कि एरिया वास्तव में तो है स्केलर, लेकिन फिजिक्स में बहुत जगह इसको वेक्टर ट्रीट किया गया है। और वेक्टर ट्रीट करने के पीछे लॉजिक भी है, हम इसे वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं। और जब एरिया को आप वेक्टर ट्रीट करोगे तो उसे एरिया ना कह के एरिया वेक्टर कहा जाएगा। और जब एरिया को आप वेक्टर ट्रीट कर लोगे तो आपसे एरिया का डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, यदि इसके एरिया को हम वेक्टर मान लें तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कॉपी का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ लिख भी लीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the plane of surface। और इसको फिगर में भी हम लोग दिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह एक सरफेस है, इसकी एरिया को यदि वेक्टर ट्रीट करते हैं तो इसका डायरेक्शन सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और यदि कोई सरफेस स्फेरिकल है और इस स्फेरिकल सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके हम बना मान लें, तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट यदि हम ये ले लें तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब कि वह डायरेक्शन जिसको पीछे बढ़ाइए तो सेंटर की तरफ आए, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो एरिया जनरली स्केलर है, लेकिन फिजिक्स में बहुत जगह हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। और जब हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं तो इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद एक वर्ड इस चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं आप,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई सरफेस ड्रा किया है, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास करेंगी उन्हीं की संख्या को उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी रीजन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपने एक सरफेस ड्रा कर दिया, तो जो सरफेस आप ड्रा किए हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होकर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास करेंगी उन्हीं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स के लिए फाई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई यहाँ डिनोट कर देते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन तो आप यही दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस passing through perpendicular to a surface in electric field is called electric flux। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक सरफेस ऐसे खींच दिया। अब जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसी होंगी जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होकर पास कर रही हैं उन्हीं की संख्या को हम इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो कहीं भी यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, बात आती है, तो ये दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी सरफेस हमने खींचा है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होकर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास करती हैं उन्हीं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यदि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस खींचा है और 1000 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसी हैं जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए एक और डेफिनेशन आप देख लें आर करके। डेफिनेशन ये होगा, पहले डेफिनेशन देखिए फिर हम समझाते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम an area element, the electric flux pass through from an area element is numerically equals to the product of area vector and component of electric field in the direction of area vector। ठीक है, एक बार फिर इसको सुन लीजिए, फिर इसको फिगर से समझाते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम एन एरिया एलिमेंट is numerically equals to the product of area vector and component of electric field in the direction of area vector। अब इसको फिगर से समझिए। मान लीजिए आपने एक सरफेस लिया है, और उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो। तरीका समझ लीजिए। जैसे सपोज कर लो कि यह एक सरफेस है, इस सरफेस का नाम हम रख दे रहे हैं PQRS। यह एक सरफेस है। इस सरफेस की टोटल एरिया हम यस मान ले रहे हैं। एरिया को ए से भी लिखते हैं, यस से भी लिखते हैं। तो एक सरफेस हमने लिया PQRS जिसकी एरिया यस है, और इस सरफेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से दिखा रहे हैं आपको। ये इस सरफेस को हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, ठीक है। अब आपको इस पूरे सरफेस से होकर पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए तरीका क्या है, याद रखना हर प्रॉब्लम में इसमें जितने भी डेरिवेशन होंगे सब में यही मेथड यूज करना है। तो मान लीजिए हमने एक सरफेस PQRS लिया और उसको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से हमने दिखाया है ये। अब इस पूरे सरफेस से पास होने वाला हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्या करना चाहिए कि इस पूरे सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लीजिए और एक एलिमेंट कहीं ले लीजिए। तो मान लीजिए इस सरफेस को हमने तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना माना और एक एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया छोटा सा, और इस छोटे से एलिमेंट की एरिया हम ds मान ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो पहला काम क्या करेंगे कि उस सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लेंगे। उसमें एक एलिमेंट हमने ds ले लिया कहीं भी जहाँ चाहिए। अब जहाँ पे आपने एलिमेंट लिया है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिखाइए और इस एलिमेंट के एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखाइए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाया गया है पहले से, ये आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है। अब हमको इस छोटे से एलिमेंट के एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखाना है, और अभी हमने बताया है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि इसी छोटे से एलिमेंट की एरिया वेक्टर हमको दिखानी है तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस छोटे से एलिमेंट की एरिया ds है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि जहाँ पर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इधर है, यानी इन दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल थीटा मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए। तो एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा E cos थीटा, ठीक, एक एलिमेंट हो जाएगा E cos थीटा, दूसरा एलिमेंट इधर हो जाएगा E sin थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स पहले निकालेंगे, और जब इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स निकल जाएगा तो बाद में इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकलेगा देखिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू, चूँकि ये एरिया एलिमेंट बहुत छोटा है, इसकी एरिया बहुत कम है, इसलिए इससे पास होने वाले फ्लक्स को हम d फाई से लिख दे रहे हैं, फ्लक्स भी बहुत कम होगा। अब डेफिनीशन की इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स डेफिनीशन से निकाल, डेफिनीशन को समझिए, डेफिनीशन बता देगा कैसे निकलेगा। डेफिनीशन ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम एन एरिया एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यानी इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले इस एलिमेंट की एरिया लीजिए, एरिया ds हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे, E cos थीटा और E sin थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में E cos थीटा है तो E cos थीटा लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बहुत सीधा है। किसी भी छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो क्या कीजिए, उस एलिमेंट की एरिया ले लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लीजिए जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, यानी E cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब हमको पूरे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो
डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कास थीटा को लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो। अब छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिख देंगे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम सरफेस पी क्यू आर एस। अब उसके लिए क्या करिए, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग 1 वी हैव, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, तो पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब ये रियल में ई डॉट डी एस है क्या, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में और भी तमाम इसके यूनिट डायमेंशन, इसका कैरेक्टर, इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।